फाइल के एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति का दो नाम प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम होता है, उसी तरह फाइल के भी कैसे नाम होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं, ये आज हम जानेंगे कि फाइल की नेमिंग कैसे होती है। ठीक है, वीडियो अब मैं आगे से बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत अच्छा वीडियो है आपके। इस तरह इसमें से इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। नीट के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये सब क्वेश्चन, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल नेमिंग। फाइल नेमिंग क्या होता है? फाइल के दो नाम होते हैं। पहला होता है प्राइमरी नेम और दूसरा होता है सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी नेम को फाइल का एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। सेकेंडरी नेम को फाइल का एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। प्राइमरी नेम जो यूज़र डालता है और सेकेंडरी नेम जो उसके एक्सटेंशन से संबंधित है, उसके फॉर्मेट से संबंधित होती है फाइल। उस तरह की फाइल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जिस फॉर्मेट में हमको फाइल को सेव करना है, वो उस फॉर्मेट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ एक्सटेंशन नेम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको यूज करने लायक है और यूज भी करते होंगे, ठीक है, लेकिन उसका रीज़न नहीं पता है, वो क्या होता है ये नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं .txt। ये बता दें कि प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम को डॉट से जोड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, .txt। प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम को कौन जोड़ता है? डॉट। बिना डॉट के कोई भी प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम नहीं जुड़ पाएगा। यहाँ पर .txt का मतलब होता है सेकेंडरी नेम है। डॉट का मतलब डॉट से शुरू होने वाला सेकेंडरी नेम, यानी txt फाइल। txt फाइल कैसा है? ANSIC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया यह फाइल है, जो नोटपैड की फाइल में यूज़ किया था। इसमें कौन सी फाइल यूज़ करते हैं? नोटपैड। नोटपैड में जब हम जाएंगे और कोई फाइल अगर हम सेव करेंगे और उसमें नाम जो हम डालेंगे तो यह txt अपने आप एक्सटेंशन ले लेगा। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .txt। मैं बता दिया हूँ कि फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट से शुरू होता है, क्योंकि प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम को कौन जोड़ता है? डॉट जोड़ता है। इसके बाद दूसरा है .rtf। .rtf का मतलब होता है रीच टेक्स्ट फॉर्मेट। रीच टेक्स्ट फॉर्मेट, यदि हम लोग वर्डपैड यूज कर रहे हैं, वर्डपैड यूज कर रहे हैं, तो यह फाइल किस प्रकार की फाइल होगी? RTF फाइल। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? RTF। ठीक है। .html, वेब पेज को बनाने के लिए जो फाइल यूज करते हैं उसको हम लोग .html के द्वारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा सेव करते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम .html होता है। .bmp, इसका फुल फॉर्म है बिटमैप ग्राफिक्स या बिटमैप इमेज। या पेंट की फाइल को, MS पेंट की फाइल को सेव करता है, या MS पेंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? .bmp। JPG और JPG दोनों सेम होता है। .jpg और .jpeg दोनों सेम एक्सटेंशन है। यह ग्राफिक्स की फाइल है। यह पिक्चर, यदि कोई इमेज है या पिक्चर है, उसको अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो यह JPEG फॉर्मेट में सेव होता है। JPEG फॉर्मेट का एक गुण यह है कि वह किसी भी फॉर्मेट में ओपन हो जाता है, किसी भी प्रोग्राम में ओपन हो जाता है। वेब फाइल, WAV, वेब ऑडियो फाइल। यदि हम लोग कोई वेब फाइल बनाना चाह रहे हैं एक सिस्टम में, तो अगर कोई सेव करना चाह रहे हैं ऑडियो वीडियो, तो हम लोग उसको वेब में सेव कर सकते हैं। इसके बाद AVI मतलब ऑडियो वीडियो इंटरफेस फाइल। हम जब कोई ऑडियो और वीडियो को हम लोग जब सेव कर रहे हैं सिस्टम में, तो वह AVI फॉर्मेट में सेव होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ZIP, जिप फॉर्मेट की फाइल। जिप फॉर्मेट की फाइल कंप्रेस फाइल होती है। यह क्या करती है? यदि हम कोई भी अगर स्पेस का फाइल है, अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज पा रहे हैं या स्पेस का ज़्यादा होने की वजह से नहीं रख पा रहे हैं, तो उसको हम लोग जिप फॉर्मेट में रख देते हैं। जिप फॉर्मेट में
बनाने के लिए एक फोल्डर में जितने भी फाइल हम लोग सेव करते हैं, इसके बाद ऐड टू आर्काइव यानी आर्चिव, यानी उसको आर्चिव कर देते हैं, आर्काइव में डाल देते हैं, तब उसका साइज़ क्या हो जाता है, उसके सॉफ्टवेयर के द्वारा उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, फाइल की साइज़ छोटी हो जाती है। और फिर जब एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट के द्वारा या ईमेल के द्वारा कहीं जाती है, तो वहाँ पर उस फाइल को जब हम लोग अनजिप करते हैं तो उस फाइल का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है zip.zip, या किस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनता है, रार सॉफ्टवेयर हो, विंडो रार हो, इनके द्वारा यह जिप फाइल को हम लोग जिप बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर .xls/.xlsx यानी एक्सेल की फाइल को हम लोग किस एक्सटेंशन से जानेंगे, XLS यानी ये पुराना वर्जन है और ये न्यू वर्जन, ये न्यू वर्जन की फाइल अगर होगी तो .xls में सेव होगा। इसके बाद .doc 2003 तक के जो एक्सटेंशन है, 2003 के वर्जन का एक्सटेंशन .doc है, और 3 के बाद 7 से जो शुरू हो रहा है उसमें .docx या MS वर्ड की फाइल है। इसके बाद .ppt और .pptx या पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, 2003 तक ये एक्सटेंशन था, इसके बाद 2007 से PPT एक्सटेंशन बन गया। इसके बाद एक फाइल है .csv कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, कोमा सेपरेटेड यानी कोमा के द्वारा सेपरेट करके हम लोग लिख सकते हैं और उसको एक्सेल या काल्क या गूगल के स्प्रेडशीट पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कोमा सेपरेटेड वैल्यू, यदि कोमा के द्वारा हम लोग उस कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, या नंबर है या नाम है, तो हम अगर उसको एक्सेल में डालते हैं तो वह अलग अलग सेल में अपने आप आ जाएगी। उसको कहते हैं कोमा सेपरेटेड फाइल यानी CSV फाइल। ठीक है। इसके बाद है .pdf, यह भी एक फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसका प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं किसी भी एक जगह से दूसरे जगह सेंड करने के लिए, नेट पर या व्हाट्सएप पर या किसी और चीज़ पर हम लोग भेजना चाह रहे हैं, ईमेल करना चाह रहे हैं, तो PDF फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल हम लोग भेज सकते हैं। MS Word 2007 में ये वर्जन PDF फाइल नहीं था, लेकिन 2010 से ऊपर जितने भी वर्जन हैं उसमें MS Office 10 के बाद जितने भी वर्जन है उसमें हम लोग PDF फाइल बना सकते हैं। वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी भी चीज़ में हम लोग PDF फाइल को बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद .ods या ODS का मतलब होता है ओपन डाटा सोर्स की फाइल, ओपन डाटा फॉर्मेट, ODF फॉर्मेट की फाइल जो लिब्रे ऑफिस में होती है, ओपन डाटा फॉर्मेट की फाइल जिसमें कैल्क को हम लोग ODS ओपन डाटा शीट, ओपन डाटा शीट के द्वारा सेव करते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम है .ods कैल्क फाइल में। .ots टेम्पलेट, अगर कैल्क में टेम्पलेट हम लोग यूज कर रहे हैं, बना बनाया टेम्पलेट होता है, अगर उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो .ots फाइल का हम लोग यूज़ करेंगे, यानी उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .ots। इसके बाद ODP इम्प्रेस फाइल, इम्प्रेस फाइल का मतलब जैसे हमने पावर पॉइंट में .ppt का यूज़ किया है, उसी तरह के कैल्क में इम्प्रेस फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म है ओपन डाटा प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओपन डाटा प्रेजेंटेशन। इसके बाद इम्प्रेस टेम्पलेट, यदि टेम्पलेट सेव कर रहे हैं तो ओपन टेम्पलेट फॉर्मेट जो में हम लोग उसमें टेम्पलेट के फॉर्मेट में हम इसको OTP के द्वारा हम लोग सेव करेंगे। ठीक है। इसके बाद ODT ओपन डाटा राइटर। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, ओपन डाटा टेक्स्ट या राइटर की फाइल है, जो MS वर्ड में राइटर है, वही यहाँ पर हम लोग लिब्रे ऑफिस में ODT के द्वारा इस फाइल को सेव करते हैं। यदि राइटर में हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो .odt के द्वारा वह सेव होगा। इसके बाद .ott राइटर टेम्पलेट अगर यूज कर रहे हैं, राइटर में जाकर हम लोग टेम्पलेट अगर बना रहे हैं तो वह .ott में सेव होता है। इसके बाद .oxt, लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। .oxt, ODB का फुल फॉर्म क्या, ओपन डाटाबेस, ओपन डेटाबेस। जैसे हम लोग डेटाबेस की फाइल को जब लोग यूज़ करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .odb। एक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है MS एक्सेस के लिए .mdb,
.mdb जो पुराना वर्जन था 2003 में चलता यूज किया जाता था, अब इसका फुल फॉर्म है माउंटेड डेटाबेस। .mdb का फुल फॉर्म क्या है? माउंटेड डेटाबेस। और डॉट इसके बाद चेंज होकर बदल कर क्या हुआ? .accdb। .accdb का मतलब होता है एक्सेस डेटाबेस, MS एक्सेस डेटाबेस, MS एक्सेस की फाइल। ठीक है, तो ये जो है आपके फाइल का एक्सटेंशन है। फाइल का एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एक्सटेंशन के कोई भी फाइल हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक ही जगह सिस्टम में बहुत फॉर्मेट की कई फॉर्मेट की फाइल हम लोग रखते हैं, लेकिन सिस्टम को कैसे समझ में आता है? एक्सटेंशन नेम के द्वारा। एक्सटेंशन नेम दो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो नाम यूजर देता है और सेकेंडरी नेम बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सेकेंडरी नेम को एक्सटेंशन नेम कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी नेम के को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? डॉट के द्वारा जोड़ा जाता है। मैंने ये कुछ आपको एक्सटेंशन नेम बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नीलिट के एग्ज़ाम में हो या किसी और एग्ज़ाम में हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कि ये इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, या एक्सटेंशन किस फॉर्मेट का है। या लिब्रे ऑफिस के बारे में जानेंगे। लिब्रे ऑफिस में कई प्रोग्राम है, जैसे राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, डेटाबेस है। तो इन सब के प्रोग्राम के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, जानना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें साइज सेटिंग कैसे करते हैं, इसमें पेज की सेटिंग कैसे करते हैं, इसको कितना जूम कर सकते हैं, तो कुछ मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो अगर अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर, इसके बाद प्रोग्राम में सबसे पहले राइटर लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रोग्राम क्या है? राइटर पेज जूम साइज मैक्सिमम 600। राइटर की मैक्सिमम पेज जूम करने की साइज क्या है? 600 है। 600% तक हम लोग राइटर की साइज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं 600 तक। मिनिमम अगर हम देखें तो 20% तक साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी इसका रेंज क्या है? 20 से लेकर 600 तक इसकी साइज को हम लोग बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। मिनिमम क्या है? 20 है, मैक्सिमम 600। इसको जूम करने का कितना साइज है? 20 से लेकर 600 तक साइज को हम लोग परसेंटेज के अनुसार बढ़ा सकते हैं। और अगर घटाना चाहेंगे तो कितना तक ले जाएंगे? 20 तक। इसके बाद कैल्क को देखते हैं। कैल्क में पेज की साइज को कितना % तक बढ़ा सकते हैं? 400। कैल्क को 400 तक बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 20% तक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को आएगा कि किस प्रोग्राम को कितना तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, कितना जूम कर सकते हैं, कितना जूम आउट कर सकते हैं। तो कैल्क को 400 से लेकर 20% तक हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यानी 20 से लेकर 400% तक हम इसके पेज के साइज को बढ़ा सकते हैं, जूम कर सकते हैं। इम्प्रेस की साइज को 3000, यानी मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? 3000%। कितना % से लेकर? 5% से लेकर 3000% तक हम लोग इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। राइटर 20 से 600, कैल्क 20 से 400 और इम्प्रेस 5% से लेकर 3000 है, 3000 याद रखिएगा, 3000 तक इसको जूम किया जा सकता है, जूमिंग किया जा सकता है। 5% से लेकर 3000% तक हम इसको क्या कर सकते हैं? जूम इन कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, ये क्या हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेज के बारे में दिया है। पेज को यहाँ पर हम लोग कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं। इसके बाद ड्रॉप डाउन फॉन्ट साइज मैक्सिमम। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है
उसके बारे में बताया गया है। ड्रॉप डाउन फॉन्ट की साइज ड्रॉप डाउन यानी सबसे ज़्यादा साइज इसमें कितना है, राइटर में 96%। राइटर में सबसे ज़्यादा 96% ड्रॉप डाउन का फॉन्ट का साइज शो करता है। और मिनिमम कितना है, 6। यानी जब ड्रॉप डाउन होगा तो 6 से लेकर 96 तक पॉइंट तक हम इस साइज को बढ़ा सकते हैं। इसके बीच में कुछ भी आप लोग रख सकते हैं। और इसका डिफ़ॉल्ट साइज क्या है, 12 पॉइंट। यानी यदि हमने कोई भी फॉन्ट का साइज सेट नहीं किया है तो नए पेज पर कितना आएगा, 12 पॉइंट, ठीक है, 12 आएगा। और कितना उसमें लिस्ट में कितना दिया रहेगा, 6 से लेकर 96 तक दिया रहेगा। लिस्ट में कितना दिया रहेगा, 6 to 90। बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहेगा, 12 तक हम इसकी साइज को बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आएगा। जब भी हम नया पेज लेंगे तो इसकी साइज 6 से लेकर 96 तक रहेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना आएगा, 12। बाय डिफ़ॉल्ट 12 आएगा, ठीक है। कैल्क में क्या है, यह भी 96 तक दिया रहेगा और मिनिमम दिया रहेगा 6। इसका फॉन्ट का साइज भी 6 से लेकर 96 तक होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट 10। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी बदलाव उसमें नहीं किया है, उसको डिफ़ॉल्ट साइज कहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप में कैल्क का साइज फॉन्ट का कितना होगा, 10। इसके बाद इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 44। और मैक्सिमम कितना है, 96 और मिनिमम 6। यानी 6 से लेकर 96 तक। और साइज मैक्सिमम रख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट यानी कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे तो इसका साइज आएगा 44, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग फॉन्ट के बारे में जान चुके हैं। फॉन्ट की साइज कितना बढ़ा सकते हैं, लिस्ट के द्वारा, ड्रॉप डाउन के द्वारा हम लोग इसकी साइज को कितना बढ़ा सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज कितनी है। राइटर में 96, मैक्सिमम 6, मिनिमम 12 बाय डिफ़ॉल्ट। कैल्क में 96 मैक्सिमम 6 क्या है, मिनिमम है 10 डिफ़ॉल्ट। इम्प्रेस में 96 मैक्सिमम 6 मिनिमम और 44 डिफ़ॉल्ट रूप में आता है। कोई बदलाव नहीं करेंगे तब जाकर हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट की बात करते हैं कि शॉर्टकट के द्वारा हम लोग इम्प्रेशन में और राइटर में साइज कैसे बढ़ाते हैं। तो साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट है, कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज करने वाला ब्रैकेट है, उसको यूज करते हैं किसके साथ, कंट्रोल के साथ प्लस। और माइनस करने के लिए कंट्रोल प्लस कैपिटल ब्रैकेट, वो भी ओपन करने वाला जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो उसका यूज करते हैं। इसमें भी कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट यानी ओपन वाला क्लोजिंग वाला बड़ा ब्रैकेट, और इसके बाद कंट्रोल के साथ ओपनिंग वाला बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं। यानी शॉर्टकट के द्वारा भी हम लोग इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कितना बढ़ा सकते हैं, शॉर्टकट के द्वारा हम लोग राइटर, इम्प्रेस और कैल्क में साइज कितना बढ़ा सकते हैं, 999.9 यानी 999 तक हम इसकी साइज को शॉर्टकट के द्वारा बढ़ा सकते हैं ना। और मिनिमम कितना हम कर सकते हैं, 2। लिस्ट में 2 नहीं आता है, लिस्ट में कितना आता है, 6 to 96 आता है। लेकिन शॉर्टकट के द्वारा हम लोग कितना कर सकते हैं, 999 तक कर सकते हैं। मिनिमम कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। इसमें भी वही है, 999 शॉर्टकट के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम कितना कर सकते हैं हम, 2। कैल्क और राइटर, इम्प्रेस तीनों में हम लोग साइज को सेट कर सकते हैं। हो सकता है कि कैल्क में ये साइज जो है वो उतना न बढ़े, ठीक है। कैल्क में साइज उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन इम्प्रेस और राइटर में ये उतना बढ़ जाता है।
इम्प्रेस और राइटर में साइज बढ़ता है। ठीक है, कितना बढ़ेगा 999 और मिनिमम कितना हो सकता है 2 और मैक्सिमम 999। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे। जैसे आप कितना पेज को जूम कर सकते हैं मैक्सिमम, कितना मिनिमम जूम कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा कितना साइज ले सकते हैं, ड्रॉप डाउन के लिस्ट के द्वारा कितना कम साइज ले सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज कितना है, कितना तक फॉन्ट साइज आप ले जा सकते हैं लिस्ट के द्वारा, या शॉर्टकट के द्वारा कितना मिनिमम कर सकते हैं लिस्ट के द्वारा, या शॉर्टकट के द्वारा कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, कितना पेज में वो बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है। ठीक है, तो इस टेबल को जरूर आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, आप इसका लैब करके देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें जो है आ रही हैं। ठीक है, पेज के बारे में और फॉन्ट के बारे में मैंने आपको 2 चीज़ बता दिया, पेज को जूम इन करना, पेज को जूम आउट करना, फॉन्ट को मैक्सिमम करना, फॉन्ट को मिनिमम करना, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। ठीक है, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज, कितना फॉन्ट की साइज हम लोग ले जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं। इसको बताने से पहले अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए। ठीक है, तभी जाकर आप लोग कुछ समझ पाएंगे। तो आज का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का क्या अप्लाई है, फंक्शन से क्या लाभ है, फंक्शन का यूज कब करते हैं, कहाँ पर करते हैं, किस प्रोग्राम में करते हैं। तो फंक्शन का यूज जो है आप लोग एक्सेल में जो MS ऑफिस का है पार्ट, लिब्रे ऑफिस का पार्ट, कैल्क में जो कैलकुलेटर से बना हुआ शब्द है कैल्क, उसमें करते हैं, और गूगल शीट पर भी आप लोग इन सब फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन पहले से जो प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं उनको फंक्शन कहा जाता है, जो हमारे जटिल कार्य को आसान बना देते हैं। फार्मूला क्या होते हैं, फार्मूला क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। फार्मूला एक स्टेटमेंट होता है और फंक्शन कोड होता है। अगर कोड गलत हो या स्पेलिंग गलत हो तो फंक्शन कार्य नहीं करेगा। फंक्शन की शुरुआत इक्वल सिंबल से करते हैं। कोई भी फंक्शन अगर सेल में टाइप कर रहे हैं तो हम लोग इक्वल सिंबल पहले लिखेंगे, इसके बाद किसी फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन को दर्शाने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। हम इसको फंक्शन न लिखकर ये लिख देंगे तो फंक्शन लोग पढ़ सकते हैं, यानी इसी को फंक्शन कहा जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ लिखा हुआ है उसके आगे अगर इस तरह का चिन्ह अगर है तो उसको फंक्शन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन किसे कहते हैं, प्री डिफाइंड फार्मूला। फार्मूला क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। फार्मूला स्टेटमेंट होते हैं और फंक्शन कोड होते हैं। कोड गलत होने पर शीट पर नहीं चल पाता है। हम एक्सेल शीट, लिब्रे ऑफिस के कैल्क शीट और गूगल के शीट पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितने तरह के फंक्शन होते हैं। फंक्शन के प्रकार बहुत सारे, फंक्शन तो बहुत फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, सैकड़ों फंक्शन है, लेकिन उनकी कैटेगराइजेशन कैसे हुआ है, उनको कैसे बांटा गया है, उनकी कितनी कैटेगरी है, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हम लोग आप देखेंगे। तो आज देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कैटेगरी और इम्पॉर्टेंट फंक्शन। 2 कॉलम में मैंने आपको दर्शाया है ताकि आप इसको देख सकें और इसको समझ सकें। सबसे पहले है मैथमेटिकल फंक्शन, अंक गणितीय फंक्शन। मैथमेटिकल का मतलब अंक गणित से संबंधित फंक्शन। जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एबीएस, एब्सोल्यूट फंक्शन, जो सिंबल को हटा देता है। सम फंक्शन, जो किसी भी कैलकुलेशन को जोड़ता है, किसी भी नंबर को जोड़ता है। पावर, जो पावर बताता है। इसके बाद फैक्ट फंक्शन, राउंड, SQRT, ये सारे फंक्शन मैथ से संबंधित फंक्शन है जो मैथ में प्रयोग किए जाते हैं। मैथमेटिकल चीज़ों के लिए जब इन फंक्शन का यूज करेंगे तो उसको मैथमेटिकल फंक्शन कहेंगे। केवल मैथ
और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं। अगर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको कर रहे हैं तो इन फंक्शन के यूज करेंगे तो उसको मैथमेटिकल फंक्शन कहा जाएगा। दूसरा है लॉजिकल फंक्शन, तार्किक फंक्शन। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या है, कैसे है, लॉजिक निकालना, ठीक है। ये ना हो तो क्या हो, ठीक है। इसमें सबसे पहले एंड फंक्शन, यदि किसी आर्गुमेंट में दोनों आर्गुमेंट सही होता है तो एंड आता है, और यदि एक आर्गुमेंट सही हो तो आर फंक्शन आता है। अगर नॉट करना है तो सभी फंक्शन अगर सही हो तब आएगा फॉल्स, ट्रू। फॉल्स आएगा, जब सारे फंक्शन सही रहेंगे तो फॉल्स आएगा, और सारे फंक्शन गलत रहेंगे तो ट्रू आएगा। बहुत सारे फंक्शन इसके साथ है इफ फंक्शन। इफ का प्रयोग करके हम लोग किसी भी संख्या को अपने अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। फॉल्स फंक्शन और ट्रू फंक्शन, यानी लॉजिकली जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो फंक्शन यूज होता है उसको क्या कहते हैं, लॉजिकल फंक्शन। जैसे एंड, और, नॉट, इफ, फॉल्स एंड ट्रू, ये सब कैसे फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन। इसके बाद है फाइनेंशियल फंक्शन। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको निकालना है या फाइनेंशियल चीज़ों पर कार्य करना है, ठीक है। फाइनेंस से संबंधित फंक्शन है एशिएंट, इंटरेस्ट रेट और यील्ड। ये सारे फंक्शन अगर हम लोग अकाउंटिंग में अगर यूज कर रहे हैं, फाइनेंस में यूज कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं। इसके बाद चौथा नंबर है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन डेट और टाइम निकालने के लिए होता है। सबसे पहले डेट, जो डेट दर्शाता है, टाइम जो टाइम दिखाएगा, डे जो दिन दिखाएगा, नाउ फंक्शन जो करंट डेट और करंट टाइम, टुडे आज का डेट दिखाएगा। ये सारे फंक्शन किस तरह के फंक्शन है, डेट से संबंधित, डेट और टाइम से रिलेटेड जो फंक्शन होंगे वह डेट टाइम फंक्शन में जाएंगे। लुकअप एंड रेफरेंस, लुकअप और रेफरेंस दो फंक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वी लुकअप और एच लुकअप, ये फंक्शन बहुत बड़े टेबल पर कार्य करने के लिए या छोटे टेबल पर कार्य करने के लिए या कई टेबल पर अगर हमको कार्य करना है तो इन दोनों फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला फंक्शन है रो फंक्शन, इसके बाद कॉलम फंक्शन। रो पर कार्य करना है और कॉलम पर कार्य करना है तो यह लुकअप फंक्शन होता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन फंक्शन है। इसमें मुख्य जो फंक्शन होते हैं वो है इन्फो, टाइप, IS एरर, ठीक है। ये सारे फंक्शन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। क्यूब फंक्शन में महत्वपूर्ण फंक्शन कौन कौन से हैं, क्यूब सेट फंक्शन, क्यूब नंबर, क्यूब वैल्यू, ये सारे फंक्शन क्यूब से संबंधित चीज़ों को बताते हैं। क्यूब से संबंधित क्वेश्चन को या क्वेरी को या किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट और डेल्टा होते हैं या इंजीनियरिंग के या अभियांत्रिकी में काम आते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद टेक्स्ट फंक्शन है। टेक्स्ट फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे लोअर है, केस को लोअर कर देता है, अपर केस को अपर कर देता है, प्रॉपर, रिपीट, रेप्ट का होता है रिपीट, कंसंट्रेट जो दो टेक्स्ट के बीच के स्पेस को खत्म कर देता है। लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट से जितना टेक्स्ट लेना चाहेंगे उतना ले सकते हैं। राइट फंक्शन राइट से लेता है। लेंथ फंक्शन टेक्स्ट के लेंथ को बताता है। मिड फंक्शन बीच से टेक्स्ट को कट करता है, लेता है। इसके नीचे है स्टैटिकल फंक्शन, यानी सांख्यिकीय फंक्शन। स्टैटिस्टिक्स में इसका प्रयोग होता है। जैसे एवरेज औसत निकालने के लिए, काउंट जोड़ने के लिए, मैक्स सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, मिनिमम सबसे छोटी संख्या, कांटा का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद काउंट इफ का प्रयोग हम लोग एक टेक्स्ट को अगर कोई वैल्यू को हम लोग अगर डिफाइन करके अगर हम अटेंडेंस वगैरह निकालना चाहेंगे तो हम उसको निकाल सकते हैं काउंट इफ के द्वारा। इसके बाद है डेटाबेस फंक्शन जो डेटाबेस पर कार्य किया जाता है। जैसे डी सम डेटाबेस सम, डी मैक्स डेटाबेस मैक्स मैक्सिमम, डी मीन, इसके बाद डी काउंटर, ये कैसे फंक्शन है, डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस पर जब कार्य करते हैं तो इन फंक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद कंपेटेबिलिटी में परसेंटाइल, रैंक, वार और मोड फंक्शन का यूज करते हैं।
इसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शन के प्रकार है वेब फंक्शन, जिसमें क्या क्या दिया है, इनको इन कोड वर्ड, इन को यूआरएल, इन कोड यूआरएल, फाइल एक्सएमएल, उसके बाद वेब सर्विस। इन कोड यूआरएल, इन कोड यूआरएल जो है वेब फंक्शन है। इसके बाद फाइल एक्सएमएल जो है वे भी वेब फंक्शन है। वेब सर्विस ये भी क्या किस प्रकार का फंक्शन है, वेब सर्विस। सभी लोग इस सारे फंक्शनों का यूज नहीं कर पाते हैं, अपने काम के अनुसार हम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमको अगर मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो मैथमेटिकल करेंगे, लॉजिकल करना है तो लॉजिक करेंगे, टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट करेंगे, इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग करेंगे, डेट एंड टाइम पर करना है तो डेट एंड टाइम करेंगे, लुकअप एंड डिफरेंस करना है तो करेंगे, और क्यूब का फंक्शन का यूज करना है तो क्यूब करेंगे, टेक्स्ट का करेंगे, स्टैटिकल फंक्शन यूज करना है तो स्टैटिकल हो जाएंगे, डेटाबेस के जो काम करते हैं डेटाबेस करेंगे, कंपेबिलिटी का कार्य करते हैं वो कंपेबिलिटी फंक्शन करेंगे, वेब फंक्शन का यूज करेंगे जो इनकोड यूआरएल करेंगे उस पर वेब फंक्शन यूज करेंगे, फाइलर एक्सएमएल, वेब सर्विस, इन सब फंक्शन का यूज करेंगे। तो फंक्शन बहुत सारे हैं और बहुत सारे फंक्शन चेंज भी होते रहते हैं, नए नए फंक्शन भी आते रहते हैं। इन फंक्शन को हम लोग एक्सेल जो एमएस ऑफिस का है
एक्सेल के दो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेल के दो फंक्शन काउंट और कंटा के बारे में पढ़ेंगे। काउंट और कंटा क्या कैसे फंक्शन है, कैसे इन प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जाने कि ये किस प्रकार का फंक्शन है, किस श्रेणी के फंक्शन है, ये किस ग्रुप में आते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स से बना हुआ स्टैटिस्टिकल यानी स्टैटिस्टिक्स के द्वारा सांख्यिकीय फंक्शन है। ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। यह जो है दो है, हम जो यहाँ पर दिखा रहा है दो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। पहला है काउंट और दूसरा है काउंटा। ठीक है, दो फंक्शन हम लोग प्रयोग करते हैं, काउंट और कांटा। ठीक, काउंट क्या होता है? काउंट होता है, इसका सिंटेक्स देखिए। सिंटेक्स है काउंट ब्रैकेट में वैल्यू 1 वैल्यू 2 डॉट डॉट वैल्यू n और ब्रैकेट क्लोज। यानी इसका मतलब यह है कि वह जो है वैल्यू को कैच करेगा, सेल में लिखे हुए वैल्यू को क्या करेगा, रीड करेगा। कैसी वैल्यू करेगा? नंबर वाली वैल्यू यानी डिजिट। यहाँ पर जो है डिजिट जो भी लिखे होंगे उसको क्या करेगा, उसको ही काउंट करेगा। काउंट फंक्शन किसको काउंट करेगा? केवल नंबर को ही काउंट करेगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हुए हैं, ABCD यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर 9 25 26 70 18 15 17 11 एंड 12 ये जो है डिजिट लिखी हुई है, ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमने एग्जांपल सॉल्व किया है, लिखा है इक्वल काउंट। इसके बाद यदि आप डिजिट देना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिजिट दे सकते हैं, या सेल का एड्रेस देना चाहते हैं तो आप सेल का एड्रेस दे सकते हैं। या पहला A1 ये क्या है? पहला है। और लास्ट क्या है? I6। A1 और I6 को हम लोग केवल लिखकर काउंट इक्वल काउंट ब्रैकेट में A1 और कोलन साइन के साथ I6 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं? 9 डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह केवल डिजिट को ही काउंट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बीच में कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिख दे, यहाँ पर अगर हम लोग टेक्स्ट लिख दे रहे हैं ABCD, तो ये जो है इसको काउंट नहीं कर सकता है। काउंट जो है इसको नहीं गिनेगा। ABCD टेक्स्ट या किसी प्रकार के सिंबल को नहीं गिनता है, यह केवल नंबर को गिनता है, यह केवल डिजिट को ही गिनता है और किन्हीं चीज़ों को यह नहीं काउंट कर सकता है। यहाँ पर सिंबल वगैरह कुछ भी लगा देंगे तो यह इसको काउंट नहीं करेगा, यह केवल डिजिट को काउंट करेगा। यह सांख्यिकीय फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो केवल नंबर को काउंट करता है, डिजिट को काउंट करता है। डिजिट की संख्या कितनी है, पूरे सेल रेंज में कितने डिजिट पाए जा रहे हैं, सबको काउंट करके यहाँ पर इसका आंसर लाता है। ठीक है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पर एक एरिया में हम क्या डिजिट्स को टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम उसका फंक्शन लगाएंगे इक्वल काउंट। इसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक यूज करेंगे, कोई भी एक एग्जांपल यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट डिजिट लिख दी गई है तो इसको तो काउंट करेगा ही, या यहाँ पर हमने सेल का एड्रेस लिख दिया गया, सेल का रेफरेंस लिखा है तो यहाँ पर सेल रेफरेंस A1 B2 ऐसे करके लिख दिया गया है, इसको यह काउंट कर लेगा। लेकिन बीच में यहाँ पर जो भी हमने टेक्स्ट या ये भी जो भी सिंबल देंगे वो उसको काउंट नहीं करेगा। यदि हम पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल रेंज ले ले, A1 से लेकर I6 तक, A1 से लेकर I6 तक, तो यह केवल नंबर को ही काउंट करेगा। स्टैटिस्टिक्स का जो फंक्शन है काउंट, वह केवल नंबर को ही काउंट करता है, किसी और सिंबल को वह नहीं काउंट करता है, किसी टेक्स्ट को भी नहीं काउंट करेगा। ठीक है, केवल नंबर को ही काउंट करता है, नंबर को ही बस यह देखता है, नंबर को ही काउंट करके यहाँ पर इसका आंसर देता है। कांटा दूसरा फंक्शन क्या है? कांटा यह क्या करता है, यहाँ पर काउंट की जगह पर A लग गया है, स्पेलिंग इसका बना दी गई है। यह क्या करता है,
या पूरी की पूरी या तो उसमें सिंबल लिखा हो या टेक्स्ट लिखा हो या नंबर लिखा हो, उस सेल रेंज में जितने भी चीज़ें पाई जाएंगी केवल एम्प्टी सेल को छोड़कर, यानी ब्लैंक सेल यानी खाली सेल को छोड़कर जितने भी यहाँ पर सेल जो है किसी न किसी चीज़ से इंगेज है, यानी टेक्स्ट है या कोई सिंबल है या कोई नंबर लिखा हुआ है या कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। एम्प्टी सेल को छोड़ देगा। जैसे यहाँ पर इसका सिंटेक्स है, कांटा वैल्यू 1 वैल्यू 2 और डॉट डॉट, यानी जितना तक आप वैल्यू लेना चाहते हैं। वैसे 255 तक वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम ही में काम चल जाता है। या सेल का रेफरेंस सेल 1 सेल 2 और सेल n का मतलब जहाँ तक जिस नंबर तक इनफाइनाइट तक ले जाना चाहें, जहाँ तक ले जाना चाहें आप उसको रख सकते हैं। मैंने अभी उसको बताया। इसके बाद कांटा सेल फर्स्ट सेल का एड्रेस और इसके बाद कोलन साइन के साथ लास्ट सेल का एड्रेस, तब जाकर इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, पेपर 1 पेपर 2 और प्रैक्टिकल का है यहाँ पर। और यहाँ पर फंक्शन ये क्या है, कॉलम है ABCDE और रो कितने हैं 1 2 3 4। जब इसको सॉल्व किया गया है तो यदि हम पूरा का पूरा एक एक करके अगर हम लोग क्या करेंगे, सेल का रेफरेंस लिखेंगे तो भी यह चलेगा, और नहीं तो एक ही साथ यदि हम यहाँ पर A1 से लेकर E4 तक सेल्फ रेफरेंस लिखेंगे तो वो भी यहाँ पर यूज हो सकता है। ठीक है, पूरे के पूरे सेल रेंज में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने सेल हैं, टोटल 20 सेल है, लेकिन 2 सेल को इसने क्या किया है, छोड़ दिया है। यहाँ पर ये सेल और ये पहला E2 और E4 सेल ब्लैंक है, तो ये इसको क्या करेगा, ब्लैंक वैसे ही छोड़ देगा। इसका आंसर कितना आया है 18, क्योंकि टोटल जो सेल है उसमें 2 सेल क्या है, एम्प्टी है, 2 सेल ब्लैंक है। यह क्या करता है, या डिजिट को भी काउंट करता है, सिंबल को भी काउंट करता है, या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी काउंट करता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, यह जो है केवल डिजिट को यानी नंबर को काउंट करता है, यह केवल नंबर को काउंट करता है, और यह जो फंक्शन है यह नंबर, टेक्स्ट और सिंबल को भी काउंट करता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको इसको समझा दिया। आप इसका प्रयोग एक्सेल शीट पर कर सकते हैं आसानी से। इसका प्रयोग इसको देखकर आप आसानी से, या एग्जाम्पल इसीलिए बताया गया है कि आप लोग अपने से करिए, अपने से इसका प्रैक्टिकल करिए, अपने से इसका लैब करिए। अब जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर ABCDEF लिखा है तो आप भी वही लीजिए, आप किसी भी सेल में लेकर उसको सेल कहीं से भी स्टार्ट करिए, उसका सही रेफरेंस, उसका सही एड्रेस डालेंगे, तब जाकर यह सही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। वह सेल को काउंट करता है, या दोनों में बस वही बेसिक अंतर है, यह केवल नंबर को काउंट करता है, या नंबर, टेक्स्ट और सिंबल को काउंट करता है। सांख्यिकीय फंक्शन ये दोनों है, दोनों स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, दोनों काउंट करने के लिए यूज भी आते हैं, लेकिन एक फंक्शन नंबर को काउंट करता है, दूसरा नंबर, टेक्स्ट और सिंबल को काउंट करता है। आप इसका प्रैक्टिकल अपने एक्सेल शीट पर करिए, और ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर लिया है तो आप भी वहीं पर लीजिए, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, और इन कई तरीक़ों से आप इसका लैब करके देखिए। अब एक्सेल के 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताऊँगा कि वो फंक्शन क्या है, उसको कैसे प्रयोग किया जाता है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसको कैसे रन कराते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं एक्सेल के फंक्शन। आज का टॉपिक है, आज कौन कौन से फंक्शन हम पढ़ेंगे। आज का फंक्शन है काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। आज 2 फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है इसका प्रयोग क्या होता है, या उन्हीं सेल को काउंट करता है जो ब्लैंक होते हैं। एक्सेल शीट के उन्हीं सेल को काउंट करता है जो पूर्ण रूप से ब्लैंक होते हैं, उसमें न टेक्स्ट, न कोई नंबर, न किसी प्रकार का सिंबल पाया जाता है। तो वो सेल इसको इस फंक्शन के द्वारा काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के द्वारा इसका सिंटेक्स है काउंट ब्लैंक ब्रैकेट
वैल्यू 1 वैल्यू 2 डॉट डॉट वैल्यू n, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सारे के सेल को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसका एक और सिंटेक्स हम लोग लिख सकते हैं, काउंट ब्लैंक ब्रैकेट सेल फर्स्ट यानी पहला सेल, कॉलन साइन, इसके बाद लास्ट सेल यानी लास्ट सेल, पहला सेल और लास्ट सेल, और बीच में क्या रहेगा, कॉलन साइन। इस फंक्शन को हम लोग रन करा सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल देकर आप लोग बताया हूँ। ये देखिए ये एग्जांपल है, इसमें मैंने ये कुछ नंबर और कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन का प्रयोग किया गया है, इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा रेंज, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है। A1 कॉलन साइन D3, ये पहला है, A1 क्या है, पहला सेल है, और D3 लास्ट सेल है, इसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर कितने ब्लैंक सेल हैं, यहाँ पर ब्लैंक सेल है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 ब्लैंक सेल है। तो जब हम इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 8 आएगा, ठीक है। यह फंक्शन केवल उन्हीं सेल को काउंट करेगा जो ब्लैंक होंगे, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं रहेगा, जिसमें न टेक्स्ट न नंबर न किसी प्रकार का सिंबल प्रयोग किया रहेगा, उसको यह काउंट करेगा, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग देखिए, हम लोग काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटेक्स है काउंट इफ ब्रैकेट सेल रेंज कामा इन्वर्टेड कामा में कंडीशन, इन्वर्टेड कामा हमने लगा दिया, आप लोग ब्रैकेट लिख सकते हैं सिंटेक्स में, लेकिन जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इन्वर्टेड कामा का ही प्रयोग कर देंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट इन्वर्टेड कामा ही लिख दिया है। काउंट इफ कॉलन साइन सेल रेंज कामा डबल इन्वर्टेड कामा कंडीशन, और इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। काउंट इफ क्या करता है, या किसी सेल रेंज में दिए गए कंडीशन के अनुसार डेटा को या सेल को काउंट करता है। यानी कोई भी हम लोग जो क्राइटेरिया निर्धारित कर देंगे, कोई भी कंडीशन निर्धारित कर देंगे, उसको क्या करेगा, केवल उसी को ही काउंट करेगा, दिए गए सेल रेंज में केवल उसी को ही काउंट करता है। यानी इसका सिंटेक्स है काउंट इफ ब्रैकेट सेल रेंज। सेल रेंज मतलब पहला सेल से लेकर लास्ट सेल तक जितना आपने सेल का रेंज दिया है, इसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा, और जो कंडीशन आप लगाना चाहते हैं, जो क्राइटेरिया आप लगाना चाहते हैं उसको लगाएंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ से लेकर कॉलम कितने हैं, ABCDEFGHIJKL, ये क्या है, ये कॉलम है। यहाँ पर हम रो देखते हैं 1 2 3 4 5। देखिए ये जो सेल है ये मर्ज कर दिए गए हैं, यानी यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है 1 2 सेल को, यहाँ पर की सेल को मर्ज किया गया है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एक वीक यानी 1 वीक का यहाँ पर मैंने यहाँ पर अटेंडेंस निकाला है। यहाँ पर आप सीरियल नंबर, इसके बाद 1 2 3 नेम, स्टूडेंट का नेम मैंने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिखा हुआ है। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है TP, यानी क्या यहाँ पर है, टोटल प्रेजेंट, कितना टोटल प्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद TA का मतलब टोटल एब्सेंट, कितना टोटल एब्सेंट हो रहा है। टोटल TL टोटल लीव, कितना ये लीव लिया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन के द्वारा निकालेंगे। जैसे यहाँ पर P का मतलब प्रेजेंट, A का मतलब एब्सेंट, L का मतलब लीव, इसको पूरी तरीके से P, A और L में फिल कर दिया गया है। इसमें P, A और L किसी न किसी चीज़ को इसमें हम लोग फिल किया है। किसी सेल में P है, किसी सेल में एब्सेंट है, किसी सेल में लीव है, इसको हम लोग पूरी की तरह पूरे सेल को फिल कर देंगे। इसके बाद मैं एक स्टूडेंट यानी फर्स्ट स्टूडेंट का जब मैं यहाँ पर टोटल प्रेजेंट कितना हो रहा है, कितने दिन, हफ्ते में कितने दिन हुआ है, आप मंथली भी निकाल सकते हैं, आप मंथली ही निकालिएगा, मैं तो एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ वीकली। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर जो फार्मूला लिखेंगे वो रहेगा सोनू के लिए, इस स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर क्या रहेगा, काउंट इफ यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में C1 यहाँ पर फर्स्ट है, सॉरी C3 यहाँ पर फर्स्ट है, और C3
कोलन साइन I3, C3 से कहाँ पर जा रहा है, I3 तक जा रहा है, उसका सेल का रेंज क्या है, C3 से लेकर I3 तक है। हमने यहाँ पर P लिखा है, यानी प्रेजेंट, यानी इस सेल में इस रेंज में कितने P पाए जाते हैं, इसको काउंट करके लिखेगा। तो इस सेल में 1 2 3 3 जो है P पाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अपसेंट को हम लोग देखते हैं, काउंट इफ ब्रैकेट में C3 कोलन साइन I3 ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा में एक को हम लोग क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं कितने ए हैं, केवल एक ए है। यह जो है अपने आप ऑटोमेटिक काउंट करके यहाँ पर 1 ला देगा। इसके बाद लीव, यदि लीव यहाँ पर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, प्रेजेंट डिफाइन कर दिया है, अपसेंट डिफाइन कर दिया है और लीव डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हम यहाँ पर इस सेल पर हम लोग ये फंक्शन फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट C3 कहाँ से है, यहाँ से लेकर इसके बाद I3 तक गया यहाँ पर, ये सर यहाँ पर है, और इसको हम लोग लीव को हम लोग L से डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा से इसको क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने L पाए जा रहे हैं, 2 L पाए जा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसका टोटल लीव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह कंडीशन को ही फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए मैं इस दूसरे स्टूडेंट के लिए निकालने जा रहा हूँ, सेकेंड स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अगर ये दूसरा स्टूडेंट कोई भी नाम हो, उससे नहीं दिक्कत है। यहाँ पर अगर हम लोग कोई निकालना चाह रहे हैं, अगर प्रेजेंट एब्सेंट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं काउंट इफ, मैं दूसरा स्केच ले रहा हूँ, दूसरे स्केच से आपको बता रहा हूँ, दूसरे मार्कर का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए काउंट इफ ब्रैकेट में, अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, C4 कोलन साइन I4 ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा P इन्वर्टेड कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसी तरह से अपसेंट का बनाएंगे, काउंट इफ ब्रैकेट में C4 कोलन साइन I4 कामा डबल इन्वर्टेड कामा, इसको ए कर देंगे। और लीव के लिए क्या करेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट में C4 कोलन साइन I4 कामा डबल इन्वर्टेड कामा, इसको L से डिफाइन कर रहे हैं, L से डिफाइन करके ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर C4 से लेकर I4 तक कितने P है, C4, यहाँ पर C4 है, C4 से लेकर I चूँकि संडे है तो I में कुछ नहीं, इसमें कुछ एंट्री की गई है, लेकिन मैंने तो केवल एक फर्स्ट वीक के लिए बनाया है। आप लोग पूरे मंथ का बनाएंगे, तब का पूरा जो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, और ऊपर क्या है, ऊपर दिन का डे लिखेंगे और नीचे डेट लिखेंगे। अब यहाँ पर P कितना है, 1 2, इसमें अब प्रेजेंट कितना हो गया, 2, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद काउंट इफ C4 से I4 एब्सेंट कितना है, 1 2 3, यहाँ पर 3 एब्सेंट है, इसका आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद लीव कितना है, इसमें हम लोग देखते हैं कि एक लीव है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा L1, और यहाँ पर हमने 1 अपने आप वो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो अपने आप वो चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग दो फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, काउंट इफ और काउंट ब्लैंक। यानी काउंट ब्लैंक क्या करता है, जो ब्लैंक सेल है उसको काउंट करता है और किसी चीज़ सेल को छोड़ देगा, जैसे टेक्स्ट है, नंबर है, या किसी प्रकार के सिंबल को छोड़ देगा। लेकिन काउंट इफ क्या करता है, एक दिए गए सेल रेंज में जिस कंडीशन को, या कोई भी कंडीशन हम लोग लगा देंगे, किसी कंडीशन को लगाकर, मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट अटेंडेंस शीट बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप लोग अगर अटेंडेंस शीट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कंडीशन में APL या जो भी मानक बनाना चाहेंगे वो कांस्टेंट बनाकर आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको कौन कौन से दो फंक्शन बताए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। काउंट ब्लैंक केवल ब्लैंक सेल को काउंट करता है, और काउंट इफ कंडीशन के अनुसार किसी भी क्राइटेरिया को काउंट करेगा ताकि हमको कोई भी रिजल्ट प्राप्त हो सके।
आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।